ये कहानी है प्रेमा की, जो अपनी दो बहुएं सुधा और नीलम के साथ शांति निवास में रहती थी। उनका खूब आलीशान बंगला था, जिसमें एक कमरे में बड़ी सी बालकनी और बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। घर का नाम तो शांति निवास था, पर इस घर में शांति की ही कमी थी। प्रेमा सोफे पर बैठी होती है कि उसकी छोटी बहू सुधा आती है। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो सुधा। माँ जी, वो मेरे कमरे की छत बहुत खराब हो रही है, पेंट करवाना पड़ेगा। सारा पेंट पपड़ी बनकर मेरे बिस्तर पर गिर रहा है, तो मैंने सोच रही हूँ कि जब तक मेरा कमरा ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं बैल्कनी वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बहू, तेरा घर है, जहाँ ठीक लगे वहाँ रह ले। ठीक है माँ जी, तो मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे सुधा, एक मिनट रुको। क्या हुआ दीदी? माँ जी, मेरे कमरे का एसी सही से काम नहीं कर रहा है। कितनी बार ठीक करवा लिया, पर अभी भी सही से नहीं चल रहा है। लगता है बदलवाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि बेकार में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, बैल्कनी वाले कमरे में मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। वाह दीदी, तुम तो बड़ी चालाक निकली। जाओ जाकर कोई और बहाना ढूंढ के लाओ। बहाने में बना रही हूँ कि तुम, वैसे तो तुम माँ जी को पूछती भी नहीं हो। आज कमरे के लालच में कितनी मीठी बनी हुई हो, तो आप कौन सी कम है। आप भी तो माँ जी की सुनती नहीं हो, आपके जो मन में आता है वो ही करती हो। सुधा और नीलम दोनों कितनी देर तक बहस करती रहती हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रेमा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। अरे चुप भी करो, इतनी छोटी सी बात को खींचकर कहाँ ले गए। मेरे सर में कब से दर्द हो रहा है, सोचा कि कमरे में जाकर आराम करूं, पर ये तुम दोनों के होते हुए कैसे हो सकता है। कितने दिनों तक एक कमरे को लेकर सुधा और नीलम के बीच का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही था। फिर एक दिन, आज तो मैं बैल्कनी वाले कमरे में शिफ्ट हो ही जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकती है। कौन क्या रोकेगा, मैं रोकूंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, हमारे कमरे पर मेरा हक है। बड़े होने का मतलब कोई है कि सब आपका है। वैसे भी माँ जी ने मुझे बोल दिया है कि ये घर मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे अरे, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। माँ जी देखिए ना, दीदी कब से बिना मतलब के बहस कर रही है। अच्छा बताऊँ तुम्हें। चुप करो, बहुत हो गया तुम दोनों का। ये सब बैल्कनी वाले कमरे की वजह से है ना, तो मैं आज उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मम्मी जी, मैं आपकी छोटी बहू हूँ ना, आप वो कमरा ना मुझे दे दो। नहीं, मुझे चाहिए। खबरदार, जो आज के बाद उस कमरे का नाम भी लिया, मैं आज ही उस कमरे में ताला लगा दूंगी और तुम दोनों में से कोई भी उस कमरे में नहीं रहेगा। कमरा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, जी का जंजाल बन गया। मम्मी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम दोनों से पहले ये घर मेरा है, समझ आया? यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। चुप करके दोनों यहाँ से चली जाओ और अपना अपना काम करो। प्रेमा की बात सुनकर सुधा और नीलम गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कमरे मुझे चली जाती है। कुछ दिन तक घर में शांति रहती है, लेकिन ये सब कितने दिन तक चलता है। सुधा और नीलम चुप बैठने वालों में से नहीं थी। घर में आज कोई नया मेहमान आने वाला था। प्रेमा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। सुधा, नीलम। जी माँ जी, आप बुला रहे थे? हाँ, मैंने ही आवाज लगाई थी तुम्हें ये बताने के लिए कि आज मेरी जेठानी यानी कि तुम्हारी ताई सास आ रही है, और उनके सामने कोई ड्रामा मत करना। वो घर की बड़ी है, उनकी सेवा करने में कोई कमी मत छोड़ना। माँ जी, आप चिंता मत करो, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ माँ जी, आप बता दो उनको क्या पसंद है खाने में, मैं वो ही बना दूंगी। ऐसा करो, दाल चावल और आलू की भुजिया बना लो, और हाँ, साथ में थोड़ा अचार, पापड़ और सलाद भी बना लेना। तुम्हारी ताई जी थोड़ी बीमार रहती है, तो वो हल्का खाना ही खाती है, और खाने में भी उनके कोई नखरे नहीं है। जो भी खिला दोगी चुप करके खा लेंगी। जी ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है, और ताई जी का आने का समय भी हो जाता है। दीदी आप आ गई? हाँ, जैसे तैसे करके आ गई। दीदी आओ बैठी। जब से तेरे बच्चों की शादी हुई है, तब से अपनी बहुओं को नहीं देखा। हाँ दीदी, आपने ठीक किया, बहू देखने के बहाने से तो आप आ गई, नहीं तो आपने कहाँ आना था। प्रेमा, ये कैसी आवाज आ रही है? कौन लड़ रहा है? दीदी तुम्हें क्या बताऊं, दोनों बहुओं की आवाज सुनकर आप ही अंदाजा लगा लो कि घर का क्या हाल है। शांति निवास का सिर्फ नाम ही रह गया है। अब इस घर में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। तू क्यों चिंता करती है? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ दीदी, अब आप ही कुछ कर सकती है, पर मुझे तू सब कुछ शुरू से बता। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को काटने को बैठी है। जेठानी के कहने पर प्रेमा दीदी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये कलेश बालकनी वाले कमरे का है, पर उस कमरे में ऐसा क्या है जो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं? दीदी कुछ नहीं, बस उस कमरे से बाहर आने जाने वाले सब दिखाई देते हैं। पास में बाजार है तो सामान बेचने वाले भी बहुत निकलते हैं, और दोनों शॉपिंग करने के पीछे इतनी पागल है कि शॉपिंग करने के लिए दोनों के हाथ भी नहीं थकते। और कमरे में बड़ी बड़ी खिड़की है, इसलिए कमरा बहुत ठंडा भी रहता है। तू अब देखती जा, इनको मैं कैसे लाइन पर लाती हूँ। तू ऐसा कर प्रेमा, अपना सामान बंद कर और कुछ दिन के लिए मेरे घर चली आ। जब मैं बोलूँ तभी वापस आयो। ठीक है दीदी, जैसे आपको ठीक लगे। फिर प्रेमा अपनी जेठानी रमा के घर चली जाती है, और अब यहाँ ताई जी का राज चलेगा। ताई जी, मम्मी जी कहाँ है? उसे मैंने अपने घर भेज दिया है। जब तक मैं यहाँ हूँ प्रेमा वहाँ रहेगी। क्या बात है ताई जी, जो हम न कर सके वो आपने कर दिखाया। क्या बात है बहू, तुम बड़ी खुश हो रही हो अपनी सास के जाने से। और क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मैंने प्रेमा को घर से नहीं निकाला है, कुछ दिन रहने के लिए भेजा है। ताई जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। बुरा तो बहू तुम मानने वाली हो। ऐसा करो, मेरा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख दो। ताई जी, आप बैल्कनी वाले कमरे की बात कर रही हैं क्या? उस कमरे का तो नाम भी नहीं लेना ताई जी। मम्मी जी ने साफ साफ मना किया है कि कोई भी उस कमरे में नहीं रहेगा। तुम्हें अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। मुझे कहीं भी रहने के लिए तुम्हारी सास की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दीदी, ये बुढ़िया तो हमारी सास से भी 2 कदम आगे है। चुप करो सुधा, अगर ताई जी ने सुन लिया ना तो तुम्हें भी इस घर से भगा देंगी। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, जो इस कमरे के लायक होगा उसको ही ये कमरा मिलेगा। मैं जिसको एक बार ये कमरा दे दूंगी तो हमेशा ये कमरा उसका ही रहेगा। इसका मतलब अब ताई जी को पटाना पड़ेगा। ये जैसा बोलेंगी मैं फटाफट से कर दूंगी। फिर तो ये कमरा मेरा ही समझो। अगर यही बात है तो ये कमरा तो मैं लूंगी। फिर रमा जो काम बोलती, सुधा और नीलम जल्दी से वो काम कर देती। कितने दिन ऐसा चलता रहता है। एक दिन रमा अपने कमरे में बैठी हुई थी और नीलम चाय लेकर आती है। ताई जी, चाय पी लो। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? ताई जी को डायबिटीज है और आप इनको इतनी मीठी चाय पिला रही हो। ताई जी, लो आप ये कॉफी पियो। सुधा, कॉफी में भी चीनी होती है, ये क्या तुमने ऐसे ही बना दिया? दीदी, कॉफी में चाय से कम चीनी डलती है। आप मुझे मत समझाओ, तुम बात ही ऐसी कर रही हो, मैं बोलूंगी नहीं क्या? कोई जरूरी नहीं है, आप चुप रहो, वो ही सही रहेगा। सुधा, तुम्हें बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आपने कभी अपने आप को देखा है कैसे बोलती हो? अरे चुप करो दोनों, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे आराम करने दो, ना मुझे चाय पीनी है और ना कॉफी। रमा दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं होता। बाहर जाकर भी दोनों कई घंटे तक एक दूसरे से लड़ती रहती है। अगले दिन सुबह रमा अपने कमरे में परेशान बैठी होती है। ताई जी, आपको क्या हुआ? आप कुछ सही नहीं लग रही है। हाँ बहू, पता नहीं मेरे इस तरफ बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको समय से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। आप ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। दीदी, क्या हुआ है ताई जी को? सुधा, ताई जी की तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं उनको अस्पताल ले जा रही हूँ। क्या दीदी, कुछ नहीं हुआ होगा? इस उम्र में ऐसा होता रहता है। नहीं सुधा, फिर भी चेक करवा लेना चाहिए। आजकल कोई बीमारी बताकर कोई आती है, एक बार तसल्ली कर लूं तब मुझे चैन पड़ेगा। सुधा, तुम भी चलो। आप जा तो रही हैं, 2 लोगों की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे कुछ काम है। रमा सुधा की बात सुनकर हैरान रह जाती है। नीलम ताई जी को अस्पताल ले जाती है और दवाई दिलवा कर घर ले आती है और बिना किसी स्वार्थ के दिन रात रमा की सेवा करती है। समय से खाना बनाकर भी खिला देती और सुधा से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती और कुछ दिनों में रमा एकदम ठीक हो जाती है। बहू, तूने मेरी बहुत सेवा की है। ताई जी, ये तो मेरा फर्ज है। आप इतनी बीमार हो गई थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। एक ये है जिसे कोई चिंता नहीं थी, एक बार भी कमरे में पूछने नहीं आई। ताई जी, आप हमेशा मुझे गलत समझती हैं। आप ठीक नहीं थी इसलिए मैं कमरे में नहीं आई। अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो मैं बीमार हो जाती।
तो घर का ध्यान कौन रखता? मम्मी जी भी घर में नहीं है, सब कुछ मुझे ही तो संभालना होता है। हाँ हाँ, तुम ही तो इस घर को चला रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ। सुधा, मैं बालकनी वाला कमरा नीलम को दे रही हूँ। क्या आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती? आपने जो बोला वो सारे काम मैंने चुपचाप किए। बहू, जो इंसान किसी के दुख में उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे तेरी सगी सास नहीं हूँ, घर की बड़ी तो हुई। और तुमने क्या किया, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर नीलम बहू मेरा ध्यान नहीं रखती तो मेरा क्या होता? एक तो इस उम्र में शरीर ठीक नहीं रहता, और ऊपर से अपनों की नफरत देखकर इंसान बीमारी से पहले दुख से मर जाता है। इसलिए आज से ये कमरा नीलम का हुआ, और तुम इस कमरे के बारे में सोचना भी नहीं। नीलम खुशी खुशी बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती है, और सुधा अपने कमरे में बैठकर बालकनी वाले कमरे का अफसोस करती रहती है।